मेरा नाम बिरजू है। ये नाम मेरे माँ-बाप ने रखा क्योंकि वो गाँव में रहते थे और गाँव में लोग आज भी ऐसे ही नाम रखते हैं। शहर में आजकल बिरजू जैसा नाम बहुत कम होता है। मुझे ये नाम कभी पसंद नहीं आया। मेरी जिंदगी वैसे ही गुजरी जैसे गांव के लोग गुजारते हैं, सादा और सीमित। लेकिन एक चीज थी जो दूसरे लोगों से अलग थी। मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई पर कभी कमी नहीं आने दी। इंटर तक मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला कराया, जहाँ मास्टर सख्त मगर पढ़ाने वाले थे। मैं हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और अपने कमरे में बैठकर किताबें खोल लेता। कभी कभी मैं खिड़की से बाहर देखता तो देखता कि गांव के लोग अपने कामों में लगे हैं। मिट्टी के रास्ते और हरियाली के बीच बच्चे खेल रहे हैं और मैं अपने ख्वाबों में लंदन की रोशन गलियों की कल्पना करता था। इंटर में मैंने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए और प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज का माहौल अलग था। क्लासरूम बड़े और साफ सुथरे थे। मास्टर समझदार और ज्ञान से भरे हुए थे और हम जैसे छात्रों को हर चीज समझाने की कोशिश करते थे। मैंने हर विषय में मेहनत की और स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की। लेकिन अगले साल फीस देने की बारी आ गई। मैंने माँ बाप से कहा कि फीस दे दें, क्योंकि अगर ये पढ़ाई का प्रोग्राम पूरा कर लिया तो बाहर देश में नौकरी मिलने के मौके बढ़ जाएंगे। ये सुनकर मेरे माँ बाप थोड़े उदास हो गए। उन्होंने कहा, हमारे पास जितना पैसा था हम तुझ पर लगा चुके हैं। अगर ये फीस भी देनी पड़ी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम जमीनें बेचेंगे, जानवर बेचेंगे और अपना सुकून भी खो देंगे। मैंने कहा, जमीन और जानवर आप ऊपर नहीं ले जा सकते। सब कुछ तो मेरे पास ही रहेगा। और मैंने हक से कहा कि मेरा हिस्सा तो मुझे मिलना चाहिए ना। इस झगड़े के बाद पापा बीमार रहने लगे और वो दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो हार्ट अटैक से इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद सारा घर और जिम्मेदारी मेरे हाथ में आ गई। माँ घर के काम संभालती रही। यूनिवर्सिटी में कहा गया था कि जो इस साल टॉप करेगा उसको नौकरी पहले दी जाएगी और ये नौकरी लंदन में होगी। मैंने ये बात माँ को बताई तो वो उदास और परेशान हो गई। शायद सोचती थी कि मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी और करियर खराब नहीं कर सकता था। लंदन में नौकरी कम लोगों को मिलती थी। ज्यादातर लोग दुबई और सऊदी जाते थे। लंदन की नौकरी अलग ही स्तर और मौके वाली थी। मैं रोज अपनी पढ़ाई में डूब जाता और सोचता कि अगर मैं कामयाब हुआ तो ना सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि अपने ख्वाबों के लिए भी कुछ कर सकूंगा। पढ़ाई में मैं पहले ही अच्छा था। मुझे खुद पर पूरा भरोसा था। मुझे मालूम था कि मेहनत और लगन से ना सिर्फ मैं टॉप करूंगा बल्कि बाहर देश में नौकरी भी पक्की हो जाएगी। ये ख्याल मेरे दिल में रोज रोशनी की तरह साफ था। मैं किताबों के पन्ने पलटता, हर सवाल का जवाब दिमाग में दोहराता। मैंने हर सबक को समझने की कोशिश की। अक्सर रात देर तक बैठकर नोट्स लिखता। कभी कभी खिड़की के बाहर चांदनी देखता और सोचता कि ये रोशनी एक दिन मेरे भविष्य को भी रोशन बनेगी। जब मेरी माँ को ये महसूस हुआ कि मैं सच में कहीं छोड़कर चला जा सकता हूँ, उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। माँ बाप अक्सर ऐसा करते हैं। वो छोटी छोटी बातों से दिमाग बदलने की कोशिश करते हैं। माँ काफी समय से बीमार थी और अब वो घर के काम संभालने के लायक नहीं रही थी। उन्होंने एक लड़की को घर बुलाया ताकि मदद कर सके। ये लड़की माँ की एक सहेली की बेटी थी। उसका नाम माधुरी था। वो घर के कामों में हाथ बटाने लगी। कपड़े सीना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, खाना बनाना, जानवरों का ध्यान रखना, ये सब काम उसका रोज का काम बन गए। माँ का ख्याल ये था कि अगर माधुरी घर में मेरे सामने रहेगी तो मुझे उससे लगाव हो जाएगा या फिर मैं उसे पसंद करने लगूंगा, क्योंकि माँ अपनी मर्जी से मेरी शादी माधुरी से करवाना चाहती थी। लड़की देखने में बुरी नहीं थी, बल्कि बहुत सुंदर थी। मैंने माँ से पूछा कि ये कितनी पढ़ी लिखी है। माँ ने हंसकर कहा, पढ़ी लिखी क्या बेटा, तुम्हें तो पता है हमारे गांव में सिर्फ मिडिल तक ही स्कूल है। उसके बाद पढ़ाई सबके लिए खत्म हो जाती है। माधुरी ने मिडिल तक पढ़ाई की थी, बाकी सब घर के काम सीख लिए थे। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे कोई जानवर नहीं बनवाना। अपनी बीवी से जो तुम ये कामों की लिस्ट बता रही हो, ये मेरे किसी काम की नहीं है।
अगर पढ़ाई थोड़ी बहुत होती तो मैं सोच लेता, लेकिन उससे शादी करने से मैंने साफ मना कर दिया। कुछ दिन बाद माधुरी वापस चली गई। माँ ने मुझसे कहा, तू अपनी मनमानी कर रहा है, हमारी एक भी नहीं सुन रहा। ऐसा तो नहीं होता। मैंने ठंडे लहजे में कहा, ऐसा ही होता है। अब मैं माँ के साथ बदतमीजी भी करने लगा था। मेरी सोच में घमंड बढ़ने लगा था। जैसे जैसे लंदन की नौकरी मेरे करीब आ रही थी, मैं खुद को हर दिन बेहतर और हर दिन मजबूत महसूस कर रहा था। मैंने अपनी मेहनत पर भरोसा कर लिया था और ये यकीन मुझे हर छोटी परेशानी से बचाकर सिर्फ बड़े मकसद की तरफ ले जा रहा था। मैं रात के समय भी अपनी किताबों में लगा रहता और सोचता कि कामयाबी मेरे कदम चूमेगी, सब कुछ मेरे हाथ में आएगा। इसके अलावा मेरी माँ मुझे समझाती रहती थी, रोती रहती थी कि कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने अपने दिमाग में तय कर लिया था, जैसे ही मेरी नौकरी लगी, मुझे वहाँ इंटर्नशिप भी करनी थी और फिर नौकरी पक्की हो जानी थी। मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी, जल्दी से जल्दी सब कुछ पूरा हो जाए। माँ कहने लगी, मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? मैंने कहा, पूरे गांव में आपके रिश्तेदार रहते हैं और वो लड़की जो आपने उस दिन बुलाई थी ना, उसे फिर से बुला लीजिए। पहले दिक्कत ये थी कि मैं घर पर था, इसलिए उसका यहाँ रहना ठीक नहीं था। अब जब मैं ही नहीं रहूंगा घर पर, तो वो आराम से रह लेगी। माँ कहने लगी, बेटा, कौन किसी के घर जाकर सेवा करता है? मैंने कहा, उसको मैं पैसे दे दूंगा। आपको पैसों की फिक्र नहीं करनी है, मैं पैसे बहुत भेजूंगा। माँ, पैसों से आप सब कुछ खरीद सकती हैं, नौकर भी, आराम भी, सब कुछ। माँ ने कहा, औलाद तो नहीं खरीदी जा सकती ना? मैंने कहा, औलाद को अपनी जिंदगी भी तो जीने देना चाहिए। इसीलिए तो पैदा नहीं किया था कि आप बूढ़े हो जाएं तो मैं आपके कदमों में बैठा रहूं। मैंने माँ से झूठ बोल दिया कि मैं हर 3 महीने बाद आऊंगा। ये बात सुनकर माँ को थोड़ी तसल्ली हुई। वो सोचने लगी, चलो 3 महीने तो गुजर ही जाएंगे। लेकिन माँ को कौन असल बात बताता कि लंदन से आना कोई आसान काम नहीं होता। लोग 2-2 साल वापस नहीं आते थे। मैं कहाँ से आता? लेकिन फिलहाल ये झूठ बोल दिया क्योंकि ये जरूरी था। हमारे गांव में एयरपोर्ट नहीं था, मुझे पहले शहर जाना था। मैं बस गांव से ही माँ को राम राम बोलकर निकला। माँ ने कहा, आज 1 तारीख है और पहला महीना है, अब तू चौथे महीने की 1 तारीख को आएगा, है ना? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, 1 तारीख से पहले ही आ जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है माँ। उन्होंने कहा कि मैं तेरा इंतजार करूंगी, इधर ही बैठकर तेरा इंतजार करूंगी, तू आना जरूर। मैंने कहा, आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा? आपके पास नहीं आना है तो कहाँ जाना है? मैंने उन्हें कहा कि किराने वाले के पास पैसे भेज दूंगा, वो आपको घर आकर पैसे दे दिया करेगा और महीने का राशन भी दे जाया करेगा। उसके साथ मैं खुद हिसाब किताब कर लूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। और मैं रवाना हो गया। मैंने गाड़ी में बैठकर गांव के मिट्टी भरे रास्ते को देखा। हरियाली के बीच छोटे छोटे कच्चे मकान सामने आ रहे थे। परिंदे अपनी सुबह की आवाजें दे रहे थे और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि माँ का ख्याल हमेशा मेरे साथ है। मैं बस पर चढ़कर शहर के लिए निकल पड़ा। रास्ते लंबे और अकेले लग रहे थे। लोग अपनी जिंदगी में लगे हुए थे, लेकिन मैं अपने मकसद के बारे में सोच रहा था। एयरपोर्ट पहुंचकर जब मैं प्लेन में बैठा तो नीचे गांव के छोटे छोटे मकान छूटते जा रहे थे। मैंने दिल ही दिल में माँ को देखा कि वो खिड़की के पास खड़ी होकर मुझे देख रही हैं। मैंने यूं ही हाथ हिलाया। जैसे ही प्लेन उड़ा, मेरी आंखों में नमी थी और दिल तेज धड़क रहा था। लंदन पहुंचने तक मैंने अपनी आंखों में हर नजारा संभाल कर रख लिया था, लेकिन जैसे ही लंदन की हवाएं मेरे कानों से टकराई, मैं वहां पहुंचा। उसके बाद मुझे कुछ और याद ही नहीं रहा। मैंने हर तरफ नया शहर, नया माहौल देखा। लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे, गाड़ियां अपनी रफ्तार से गुजर रही थीं और हर चीज मुझे हैरान कर रही थी। मैंने गहरी सांस ली, दिल में अपने ख्वाबों को सच होते हुए महसूस किया। यहाँ पर मेरी नौकरी यूनिवर्सिटी में ही लगी थी, मुझे एडमिन बनाया गया था, तो अंदर ही मेरे रहने का इंतजाम भी था और ऐसा इंतजाम कि क्या ही बताऊं। खाना भी फ्री, रहने की जगह भी फ्री। वैसे अच्छी नौकरी, इज्जत और क्या चाहिए था? कोई पागल ही होता जो ये सोचता कि ये जगह छोड़कर जाकर माँ के पास बैठ जाऊं। बस, अब मैंने सोच लिया था, यही मेरी जिंदगी है। वैसे भी मैं हमेशा से उस गांव से निकलना चाहता था। वो गांव जहां पर मैट्रिक तक का स्कूल भी नहीं था। वहां के लोगों की क्या सोच होगी?
कभी बड़ा नहीं सोच सकते थे, कभी कुछ अच्छा नहीं सोच सकते थे। बस वही पुरानी रस्में जिन्हें पकड़कर बैठे रहते हैं, जिनसे आज तक किसी को फायदा नहीं होता। मैं तो भगवान का शुक्र करता था कि वहां से निकल आया और अब मेरे सामने पूरी जिंदगी थी। पैसे भी होते थे मेरे पास, वो भी जरूरत से ज्यादा, क्योंकि खाना पीना और रहने का खर्च तो मेरा लगभग मुफ्त था। और क्या चाहिए था। मैं हर संडे लंदन की मशहूर जगहों पर घूमने निकलता। सबसे पहले मैं टावर ब्रिज जाता, पानी के किनारे चलता, पुरानी पत्थर की इमारतों की छतों को गौर से देखता। कभी कभी मैं ब्रिज के ऊपर चढ़कर थेम्स नदी के नीचे बहते हुए नदी के पानी को देखता। पानी की चमक सूरज की किरणों में जगमगाती और छोटी छोटी नाव की हलचल से लहरें बनती। इस नज़ारे को देखकर दिल खुश हो जाता। वहां से मैं बिग बेन की तरफ चलता। घड़ी की बड़ी बड़ी सुइयां और ऊंची इमारत मुझे हैरान कर देती। आसपास के लोगों का शोर और बसों की आवाज मुझे जिंदगी का एहसास दिलाती। उसके बाद मैं वेस्टमिनिस्टर एबी की तरफ जाता। वहां पुराने मंदिर जैसे बने बड़े बड़े दरवाजे और ऊंची ऊंची घंटियों को देखकर मुझे सुकून मिलता। हर खम्बे, हर नक्श में सदियों का इतिहास छुपा हुआ महसूस होता। उसके बाद मैं बंकिंगम पैलेस के बाग में चलता फिरता, घास के हरे मैदानों में टहलता, फव्वारे के पानी के किनारे बैठता। पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में चमक रही होती। लोग आराम से बैठकर किताबें पढ़ रहे होते, बच्चे खेल रहे होते और कुत्तों के साथ खेलते। कभी कभी मैं ट्रैफल्गर स्क्वायर जाता। वहां कलाकार अपनी कला दिखा रहे होते। मैं रुककर उन्हें देखता और कभी अपनी आंखों में उनकी तस्वीरें बसाकर रख लेता। कभी कभी लंदन आई की तरफ चला जाता। वहां से शहर का पूरा नजारा दिखाई देता और मैं पुल के किनारे बैठकर लोगों के आने जाने और पानी के बहाव को देखता। फिर हाइड पार्क के बड़े हरे मैदानों में बैठकर सुकून महसूस करता। वहां पर पंछी चहचहा रहे होते और बच्चे खेल रहे होते। लोग साइकिल चला रहे होते और मैं सब कुछ ध्यान से देख रहा होता। कभी कभार नेशनल गैलरी जाता, जहां तस्वीरें और मूर्तियां देखकर मेरी आंखें खुल जाती। मैं हर संडे इन तमाम जगहों की सैर करके शाम को वापस अपने घर आ जाता। दिन भर के नज़ारे मेरे दिल में एक अच्छी याद बनकर रह जाते। माँ के लिए भी पैसे भेज देता था। 1 महीना तो हो ही गया था मुझे यहाँ आए हुए। किराने वाले से मैंने फ़ोन करके पूछा कि सब ठीक है। जहाँ माँ रहती थी वहाँ सब्जी, दूध, दही सब मिलता था और मैंने उसे कहा था कि ये सब घर पहुँचा दिया करे, ताकि माँ को रोज़ खुद जाकर लाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके साथ उसने एक लड़का भी रखा हुआ था, जो चीज़ें पहुँचाने का काम करता था। वो हर बार घर पहुँचा देता था। मैं उसी से फ़ोन पर बात करता था, क्योंकि माँ के पास फ़ोन नहीं था। माँ को फ़ोन चलाना नहीं आता था, यहाँ तक कि बटन वाला फ़ोन भी वो इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। मैंने लड़के से पूछा कि घर में सब ठीक है? वो कहने लगा, हाँ, सब ठीक है। लेकिन वो बता रहा था कि आपकी माँ काफ़ी परेशान और उदास रहती हैं। मैंने कहा, परेशान तो होंगी। बेटा घर से दूर चला जाए तो खुश कौन होता है? ये तो आम बात है। चलो ठीक है। माँ ने भी कहलवाया था कि 1 तारीख को तूने आना है, तो तेरे लिए क्या बना कर रखूं? मैंने किराने वाले से कहा, उनको कह देना मेरी पसंद का खाना बना ले, क्योंकि अब यहाँ मेरा वक्त निकल रहा था। और वो दिन भी आ गया जब मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन मैं गया ही नहीं। मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। अगर मैं यहाँ से बिना वजह छुट्टी लेता तो नौकरी से निकाल देते। इस तरह वक्त गुजरता रहा। 2 हफ्ते बाद किराने वाले ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ रोज दरवाजे के पास बैठकर तुम्हारा इंतजार करती है और पूरे गांव में यही बात फैल गई है। लोग कहते हैं कि बेटा माँ को छोड़कर चला गया और माँ बेचारी इंतजार कर रही है। मैंने कहा, बूढ़े लोगों की यही काम होते हैं। जब बूढ़े हो जाते हैं तो लोगों की हमदर्दी पाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वो मेरी माँ है। अगर मेरी पत्नी होती या मेरे बच्चे होते तब भी मैं ये नौकरी छोड़कर हर वक्त उनके पास नहीं बैठता। मेरे दिल में बस यही ख्याल रहता कि जो होना है वो हो जाएगा, क्योंकि मेरा इस पर कोई बस नहीं था। ना मैं रोक सकता था, ना कुछ बदल सकता था। मैं अपने कमरे में बैठकर सोचता कि माँ का इंतजार करना उनकी ममता का तरीका है। वो अपनी उदासी और चिंता लोगों के सामने दिखाती है ताकि लोग समझें, लेकिन मैं जानता था कि वो मुझे याद कर रही है। हर रोज दरवाजे पर बैठना, छोटे छोटे रास्तों की तरफ देखना और ये सोचना कि बेटा कब लौटेगा, इन सब बातों से उनकी सीधी सादी जिंदगी और मेरी गैर मौजूदगी साफ नजर आती थी।
मैंने दिल में सोचा कि जो भी है, वक्त के साथ सब बदल जाएगा। मैं सिर्फ अपने मकसद की तरफ देख रहा था और लंदन की नौकरी ही मेरी पूरी सोच का केंद्र बन गई थी। अब तो बस माँ के लिए पैसे भेजना ही मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। मैं हर महीने किराने वाले को फोन करता और कहता कि पैसे घर पहुंचा देना। वो लड़का जो सब्जी, दूध और दही पहुंचाता था, सब कुछ घर पहुंचा देता और मुझे बता देता था कि सब ठीक है। और इसी तरह से वक्त गुजरता रहा। लंदन में मेरी सिर्फ नौकरी ही नहीं थी, अब मुझे साथ निभाने वाली भी मिल गई, यानी मेरी एक लड़की से दोस्ती हो गई। उसका नाम सोफिया था। वो दूसरे धर्म की थी, लेकिन हमारे तौर तरीके और रीति रिवाज में वो बहुत दिलचस्पी रखती थी, इसलिए हमारी दोस्ती हुई। वो मुझसे बातें करती थी, मुझसे पूछती थी कि भारत में लोग किस तरह रहते हैं, लड़कियां कैसे पढ़ती हैं। मैं उसे लंदन में बने भारतीय होटल में ले जाता, वो हर चीज देखती और खुश होती। इस तरह हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मैंने सोचा अगर मैं पहले प्यार का इजहार कर दूं तो वो सोच सकती है कि मैं किसी मतलब से कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन उसने खुद ही कह दिया कि वो मुझे पसंद करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। वो भारत देखने की बहुत इच्छुक थी। मैंने कहा मैं उसे जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन शादी के बारे में जल्दी नहीं की। मैं नहीं चाहता था कि कोई बात अचानक हो और उसका मन बदल जाए। फिर हमारी शादी हो गई और उसके बाद जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। उसका एक छोटा सा फ्लैट था। मैं यूनिवर्सिटी वालों से पहले ही कह चुका था कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में नहीं रहूं तो मुझे रहने का खर्च दिया जाएगा। और अब ये सब मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि मैं सोफिया के फ्लैट में रहने लगा। हमने उस छोटे से फ्लैट को अपने लिए सुंदर और आरामदायक बना लिया। हर सुबह हम एक साथ उठते और यूनिवर्सिटी जाते, पढ़ाते, कभी साथ मिलकर खाना बनाते, कभी किसी होटल से खा लेते और एक शाम को साथ चाय पीते। हम एक दूसरे की जिंदगी को समझते और एक दूसरे के जज्बात की कदर करते। अभी तक हमारा एक भी झगड़ा नहीं हुआ था। मैंने सोचा ये पढ़ी लिखी ही लड़की है और समझदार भी है, इसलिए हमारी जिंदगी में आज तक कोई झगड़ा नहीं आया। अगर ये शादी किसी गांव की लड़की से होती, शायद आज तक वो मेरा आधा खून पी चुकी होती। दिन रात मुझसे झगड़े करती, उल्टी सीधी बातें करती, कभी कपड़े मांगती, कभी खर्चा मांगती, कभी पैसे मांगती। ये देखकर मुझे एहसास हुआ कि समझदार औरत के साथ मर्द की जिंदगी कितनी आसान और खुशहाल हो सकती है। मुझे अपने ऊपर गर्व होने लगा। मैंने ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारी जो मेरे जज्बात और सोच को समझती और मेरे हर काम की कदर करती थी। हर दिन उसके साथ गुजरते हुए मुझे लगता था मैं पूरा हो गया हूँ और ये सब कुछ मेरे सपनों के पूरे होने जैसा था। अपने देश से आकर शादी के बाद मैं यहाँ पर खुश तो बहुत था, लेकिन सोफिया ने जिद करना शुरू कर दिया। वो हर वक्त कहती कि मुझे अपने देश की सैर करवाओ। वो शायद शादी भी इसीलिए करना चाहती थी कि वो मेरे देश का माहौल देखने और अनुभव करने। मैंने सोचा कि इसमें गलत बात नहीं है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे अपने देश ले जाऊंगा और वो वादा मेरे दिल में अभी भी जिंदा था। अभी तक उसने सब कुछ यूट्यूब पर देख लिया था, शहर, गांव, खाने, लोग, रेलगाड़ियां, बाजार, लेकिन फिर भी वो कहती थी कि मैं जाकर खुद देखना चाहती हूँ। बस ये उसका छोटा सा सपना था जो वो पूरा करना चाहती थी। मैंने उसे कहा सब कुछ तुमने देख लिया है, लेकिन उसने कहा यूं थोड़ी होता है, इंसान खुद अनुभव करता है। मैं वहां के खाने खाना चाहती हूँ, मुझे सब कुछ ट्राई करना है। मैंने सोचा मेरे से ज्यादा तो इसके अंदर अपने देश के लिए प्यार है। उसके चेहरे की चमक, उसकी आंखों की रोशनी और जोश मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैंने मन ही मन सोचा कि ये शौक और प्यार सच में दिल से है। अभी तो मैं इसको टाल रहा हूँ, लेकिन कभी कोई पेपर होते थे, कभी कुछ और काम होते थे। लेकिन कुछ ही दिन ऐसे आने वाले थे जब हमें छुट्टी मिल सकती थी और वक्त तेजी से गुजर रहा था। मैंने सोचा शायद वक्त के साथ वो सारी ख्वाहिशें भूल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो रोज बात करती, कब चलेंगे, कब निकलेंगे। वो अपने ख्याल मेरे सामने रखती और मैं चुपचाप सोचता कि ये सब कुछ सच में करना होगा। मैंने महसूस किया कि सोफिया के दिल की चाहत और प्यार ने मुझे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। एक दिन उसने मुझे सख्त अंदाज में कहा कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे अपने देश की सैर कराओगे, मुझे गांव दिखाओगे, अपना गांव वाला घर दिखाओगे। हम उस गांव वाले घर में रहेंगे। मुझे देखने का बहुत शौक है और अब तुम बिल्कुल मेरी बात नहीं सुन रहे।
तुम मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो। मैं चुप बैठा सोच रहा था कि ये समझदार औरत सच में मुझे समझ रही है और वो जान रही है कि मैं उसे किस तरह के झूठ या बहाने से नहीं रोक सकता। लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं बिल्कुल फंस गया हूँ। उसके जोश, शौक और प्यार ने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया था। साथ ही गर्मी की छुट्टियां भी आ गईं, यानी छुट्टियों में हम जा सकते थे और ये मौका जिंदगी में हर साल नहीं मिलता। मैंने देखा कि सोफिया ने खुद कहा था कि जितना भी खर्चा होगा वो उठाएगी, बस मुझे ले जाओ। मैं भी सोचने लगा कि चलो, चलते हैं। उसका शौक पूरा हो जाएगा और मैं अपनी माँ से भी मिल लूँगा और वो जोश और प्यार से मेरे अपने देश की हर जगह देखने के लिए तैयार थी। मैंने अपने मन की तस्वीरों में सोचा, हम दिल्ली के पुराने ऐतिहासिक जगह देखेंगे, किला, आगरा जाएँगे, वहाँ के बुलंद दरवाजे की ऊँची-ऊँची दीवारें देखेंगे, वो पुरानी गलियाँ जहाँ लोग अपने छोटे-छोटे काम कर रहे होंगे। मैंने सोचा हम मुंबई के समुंदर किनारे चलेंगे, वहाँ की हवा को महसूस करेंगे। मैंने अपने दिल में तस्वीरें देखी कि हम मनाली के पहाड़ी इलाके जाएंगे, जहाँ पहाड़ की ऊंचाई से शहर का नज़ारा दिखाई देगा और वहाँ के खाने खाएंगे। मैंने मन ही मन सोचा कि ये सब अनुभव सोफिया के लिए कितना अच्छा होगा। मैंने ये भी सोचा कि गांव का सफ़र कैसा होगा, मिट्टी की खुशबू, सब खेत, बच्चे खेलते हुए, जानवर चर रहे होंगे। हर चीज़ सादी लेकिन असली ज़िंदगी से भरी होगी। मैंने सोचा कि माँ के साथ दोबारा मुलाकात होगी, माँ की आँखों में खुशी होगी और मैं सोफिया के साथ ये पल गुज़ारूँगा। मैंने अपने मन में हर पल की तस्वीर बनाई। हम किस तरह खेतों में चलेंगे, घर के आँगन में बैठेंगे, माँ के हाथ का खाना खाएँगे। मैंने महसूस किया कि सोफिया के शौक ने मुझे भी अपने देश के हर कोने की याद दिला दी है। मैंने सोचा हम लखनऊ के बाज़ारों में जाएँगे, वहाँ की भीड़ भरी गलियों में रंग-बिरंगे कपड़े, खुशबूदार मसाले, चमकते हुए फल, सब कुछ देखेंगे और वो हर चीज़ पर हैरान होगी। मैंने दिल में वादा किया कि मैं उसे हर जगह ले जाऊँगा और ये सब कुछ सच में उसे दिखाऊँगा। मैंने सोफिया के जोश और मोहब्बत को महसूस किया, उसकी आँखों में चमक, उसके चेहरे की खुशी और वो हर बार कहती कि मैं वहाँ जाकर खुद सब अनुभव करना चाहती हूँ। मैंने सोचा ये शौक उसके दिल की सच्ची चाहत है और मुझे उसके शौक की इज्जत करनी है। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया कि हम जाएँगे, सब कुछ उसके शौक के मुताबिक करेंगे। मैंने सोचा एक साथ अपने गाँव का ये सफ़र हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में शामिल होगा और ये मोहब्बत को और मजबूत करेगा। मैं उसे कहता कि चलते हैं, इतने सारे काम होते हैं तो फिर चलते हैं। वो कहने लगी, तुम्हारा वहाँ जो घर है वो कितना बड़ा है? हमारे फ्लैट जितना है। मैंने कहा पागल हो गई हो, फ्लैट जितना नहीं है, 20 फ्लैट होंगे तो एक घर बनता है। वो हैरान हुई, उसने कहा इतना बड़ा घर है तुम्हारा? मैंने कहा हाँ, लेकिन गांव में है। वो कहने लगी लेकिन गांव के घर तो अच्छे होते हैं ना? मैंने कहा तुमने ज्यादा ही देश के गांव के बारे में पढ़ लिया है ना, तुम्हें ये भी पता है कि गांव अच्छा होता है, शहर नहीं। वो हंसने लगी, उसने कहा मैं उसी गांव वाले घर में रहना चाहती हूँ। मैंने दिल में सोचा अच्छी बात है, वैसे भी मैं उसे हॉस्टल में या किसी होटल में नहीं रख सकता था, इसमें तो बड़ा खर्चा हो जाएगा। गांव वाले घर में रहेगी तो अच्छा है, माँ भी खुश हो जाएगी। उसको देखकर लगता था कि ये खूबसूरत और बाकी विदेशी औरतों जैसी नहीं थी और उसके संस्कार भी अच्छे थे, बात भी अच्छे तरीके से करती थी और यहाँ आने के लिए उसने भारतीय कपड़े भी खरीदे थे ताकि उन्हें पहनकर वो बिल्कुल भारतीय औरतों जैसी लग सके। तो फिर और क्या चाहिए था। वापस आकर सबसे पहले मैंने एक बड़ी-सी गाड़ी किराए पर ले ली, क्योंकि हमें यहाँ बस घूमना था तो गाड़ी तो हमारे पास होनी चाहिए थी। गाड़ी वालों ने कहा था कि जैसे ही आप हवाई अड्डे पर उतरेंगे, गाड़ी की चाबी आपको मिल जाएगी। 1 महीने के लिए मैंने गाड़ी किराए पर ली थी, लेकिन बहुत अच्छी गाड़ी ली थी। दरअसल मैंने अपनी बीवी से कुछ झूठ भी बोले थे कि मैं वहाँ का बड़ा ज़मींदार हूँ, बहुत बड़ा घर है, बड़ा पैसा है, ये है, वो है, तो मैंने उसे ये झूठ भी बोला था कि ये गाड़ी मेरी अपनी है, जो ड्राइवर हवाई अड्डे पर छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी, अच्छी जगह पर पली-बड़ी थी, मुझसे ज़्यादा पैसे कमाती थी। मुझे भी तो उसके सामने कोई ना कोई झूठ बोलकर अपनी इज़्ज़त बचानी थी और ज़्यादा झूठ तो नहीं बोले थे मैंने। घर वाक़ई मेरा बहुत बड़ा था, गाँव का घर था, उसको तो घर देखकर ही खुश हो जाना था। मैंने अपनी माँ से जो झूठ बोला, इस हिसाब से तो अभी तक मेरे अपने गाँव के 20 चक्कर लग जाने थे।
लेकिन मैं जाने कितने सालों बाद वापस आ रहा था। मैं जब चमचमाती गाड़ी लेकर आगे अपनी खूबसूरत विदेशी बीवी को बिठाकर बड़े ठाठ के साथ गांव के अंदर दाखिल हुआ, मुझे उम्मीद थी गांव के सारे बच्चे मेरे पीछे पीछे होंगे और वो बुजुर्ग, वो सारे लोग जिनके साथ मेरा बचपन गुजरा मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। मैंने सोचा बच्चे जरूर गाड़ी की तरफ भागेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बच्चों ने जरूर मुझे देखा, लेकिन कोई भी मेरी गाड़ी की तरफ नहीं भागा। बुजुर्ग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई बहुत बड़ा गुनाह करके आया हूँ। एक बुजुर्ग ने तो दूर से मुझे कोसा, जिसे मेरी बीवी ने नमस्ते का इशारा समझकर हाथ हिला दिया। कहा, यहाँ के लोग तो तुम्हें जानते हैं ना? मैंने कहा, हाँ जानते हैं। दिल में सोचने लगा ये मुझे कोस क्यों रहे हैं, मगर कोई जवाब न मिला। मैं गाड़ी आगे बढ़ाता रहा। जब मैं घर के पास पहुंचा, दूर से ही घर उजड़ा हुआ और खाली नजर आ रहा था। बाहर जो पौधे, क्यारियां और फूल माँ ने लगाए थे, वो सब बर्बाद हो चुके थे। हर जगह मिट्टी और टूट फूट थी। मैं गाड़ी से उतरकर करीब गया, देखा ताला लगा हुआ था। ताले के पास एक पर्ची टंगी हुई थी। मेरे हाथ से गाड़ी की चाबी गिर गई। मैंने पर्ची को उठाया और पढ़ा। लिखा था, ये घर बिक चुका है। मेरा घर किसी ने बेच दिया? और मेरी माँ कहाँ है? मेरा दिल धड़कने लगा, आंखों में पानी आ गया। मैं किराने वाले के पास गया तो वो मुझे देखकर भाग गया। मैं हैरान रह गया। मैं अपने सबसे करीबी रिश्तेदार यानी मामा के घर गया और अपनी बीवी को बाहर गाड़ी में बिठाया। मामा को बताया कि मैं बाहर से आया हूँ, तो माँ कहाँ है? मामा ने कहा, मैं तुझे बताता हूँ तेरी माँ कहाँ है। पहले तुझे घर के बारे में बता दूं। मैंने कहा, हाँ, घर के बारे में भी बता दो। मामा ने कहा, तेरी बीवी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है और तेरे साथ भी नहीं है। अब तू बस हमारी बात सुन ले। मैंने कहा, क्या हो गया है? मामा ने बताया, तेरी माँ तेरा इंतजार करते करते इस दुनिया से चली गई। रोजाना दरवाजे के आगे बैठकर तुम्हारे आने का इंतजार करती थी। हर एक आवाज और कदम पर चौंकती थी कि मेरा बेटा तो नहीं आया। लेकिन वो आखिरकार इस दुनिया से चली गई और जाने से पहले अपना सब कुछ उन बच्चों के नाम करके चली गई जिनके माँ बाप नहीं थे। ये सोचकर शायद उनमें से ही कोई उसके लिए भगवान से दुआ करेगा, क्योंकि तुम तो आए नहीं तो दुआ भी क्या करेगा। सब कुछ उनके नाम कर गई और जो पैसा मैं किराने वाले के पास भेजता था वो सब वो खुद खा जाता था। माँ को बस थोड़ा बहुत राशन मिलता, न दवाई के पैसे थे, न पानी के लिए कुछ, और हमें कुछ मालूम नहीं था। इतनी बेबसी की हालत में वो मरी और घर भी खाली हो गया। तेरा पैसा भी किराने वाला खा गया, लेकिन अब जो तेरा फल होगा वो भी दुनिया देखेगी। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि जब सोफिया को ये पता चलेगा वो पूरी तरह हैरान होगी, वो पछताएगी, शायद दिल में बहुत ज्यादा दुख महसूस करेगी। उसे यकीन नहीं आएगा कि मेरी माँ वाकई इस दुनिया से चली गई और मैं बेबस रहा। उसके जाने के बाद घर और सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। ये सोचकर मेरे दिल में दर्द हुआ और मेरे सीने में खालीपन पैदा हो गया। हर मंजर मेरे दिमाग में घूम रहा था। वो फटे हुए पौधे, ताले, उजड़ा हुआ आंगन और वो पर्ची जिस पर लिखा था कि घर बिक चुका है। सब कुछ मेरी आंखों के सामने साफ था। मैंने महसूस किया कि जिंदगी के ये पल कितने बेरहम और कड़वे होते हैं। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब जो भी होगा उसका हिसाब सबको देना पड़ेगा, और हर वो शख्स जो देख रहा है वो भी मेरी माँ की मोहब्बत और कुर्बानी के बारे में सोचेगा। मैंने अपनी बीवी को समझाया कि हमें यहाँ से जाना होगा, यहाँ कोई बड़ी बात हो गई है। उसके बाद मैंने उसे होटल में ठहराया, लेकिन मेरे दिल में अब वो वाली बात नहीं थी, वो हिम्मत नहीं थी। मैं बुरी तरह से घबराया हुआ था। दिल धड़क रहा था और दिमाग में हर पल डर छुपा था। सबसे ज्यादा डर तो मुझे अपने अंजाम का लग रहा था। ये डर, ये बेबसी, ये अकेलापन मेरे सीने पर बोझ की तरह बैठ गया। मैं शमशान घाट गया। माँ को जिस जगह पर जलाया गया था उस जगह के पास जाकर जमीन पर बैठ गया और माफी मांगने लगा, रोने लगा। लेकिन अब कहाँ मुझे माफी मिलनी थी? जिसने माफी देनी थी वो जा चुकी थी। मेरे दिल में दुख और पछतावा ऐसे घुल रहा था कि आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं जमीन को छूकर कह रहा था, माँ, माफ कर दो, मैंने गलतियां की हैं, मैंने वादे पूरे नहीं किए। लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैं वहीं बैठा रोता रहता था। दिल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फिर से हंसते मुस्कुराते सोफिया को पूरे गांव की सैर करवा पाऊं। एक हफ्ता जैसे तैसे गुजरा। ना मेरा कुछ खाने को दिल करता, ना कहीं जाने का। बस
एक ही जगह पर सोफिया को लेकर गया, लेकिन वो भी उसे पसंद ना आई। मैंने सोचा शायद ये सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ना हुआ। आखिर मैंने कहाँ वापस जाना है, इस बात पर हमारा झगड़ा हो गया। सोफिया मेरे साथ वापस तो आ गई, लेकिन उसका ख्वाब भी पूरा ना कर सका, उसकी उम्मीदों पर भी पूरा ना उतर सका, और माँ भी दुनिया से चली गई, और मेरा करोड़ों का घर भी हाथ से निकल गया। लोगों की लानतें और बद्दुआएं मेरे हिस्से में आईं। वापस आकर हम दोनों की जिंदगी में पहली वाली तरक्की और खुशी ना रही। हम लोगों ने एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। मैंने महसूस किया कि माँ ने मुझे बद्दुआ तो नहीं दी थी, लेकिन माँ का दिल दुखाने की सजा शायद अब मुझे मिलनी शुरू हो गई थी। मेरी नौकरी भी चली गई। मैं सोफिया के टुकड़ों पर पलने लगा। दिल में खालीपन और पछतावा छा गया था। हर लम्हा मुझे याद दिलाता था कि जो भी हुआ वो मेरी अपनी गलतियों और अंधे लालच की वजह से हुआ था। मैं हमेशा अपनी बीवी की बातों से खुश रहता था। मैं कहता था कि बाहर के देश की औरत है, देखो उसके नियम हैं, देखो ये मुझे तंग नहीं करती, ये यहाँ की औरतों की तरह टिपिकल नहीं है, ये यहाँ की औरतों की तरह मुझे जलील नहीं करती, फला ये वो है। लेकिन अब मुझे ये भी समझ आ गया कि यहाँ की औरत अगर कमाने वाली हो तो वो सारी जिंदगी घर में कपड़े सीना, सिलाई करना, मशीन चलाने के साथ लोगों के घरे में काम करके अपने पति और बच्चों का खर्च भी उठाती है, लेकिन ये औरतें मर्द को बिठाकर खिलाने वाली औरतें नहीं होती। मेरी बीवी सोफिया शुरू में बहुत प्यार करने वाली और समझदार थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। 1 महीने बाद ही उसने मुझे ताने देना शुरू कर दिया। वो अब अपने लिए खाना ले आती या खाना बनाकर खा लेती, और मुझे कहती कि अपने खाने का इंतजाम खुद करो। मैंने कहा हम बच्चा प्लान कर लेते हैं। उसने सख्त अंदाज में कहा, हम बच्चा इसलिए प्लान करेंगे कि तुम मेरे सर पर सवार हो जाओ। तुम बच्चे को ढाल बनाना चाहते हो, वजह बनाना चाहते हो कि बच्चा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ गुजारा कर लूंगी। तुम जैसे बेरोजगार आदमी का बच्चा मैं पैदा नहीं करना चाहती। तुम्हें पता है यहाँ लंदन में एक बच्चे को पैदा करना, उसे पालना और पढ़ाना, उसके कितने खर्चे होते हैं, और तुम्हारी तो नौकरी भी नहीं है। मैंने कहा नौकरी फिर मिल जाएगी मुझे, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। मैं हर रोज तलाश करता और इंतजार करता, लेकिन कोई भी पक्का मौका हाथ में नहीं आता था। हमारे झगड़े हर दिन ज्यादा बढ़ने लगे। मैंने महसूस किया कि अब मोहब्बत और जिंदगी का जोश खत्म हो गया है। अब सिर्फ कड़वाहट और झगड़ा रह गया था। हर दिन की शुरुआत एक नई बहस और शाम एक नया झगड़ा लेकर आती थी। हम एक दूसरे के साथ ना खुशी की वजह थे, न सुकून की वजह, बल्कि हर लम्हा एक दबाव और एक परेशानी बन चुके थे। एक दिन मुझे पता चला कि सोफिया किसी और के साथ रिश्ते में आ चुकी है। मैंने सख्त नाराज होकर कहा कि मुझे बता तो देती। उसने ठंडे अंदाज में कहा कि बता ही तो रही हूँ। मैंने कहा सब कुछ करने के बाद बता रही हो? वो बोली हाँ, यही समझ लो। उसके बाद उसने मेरा सामान पैक करके मुझे अपने अपार्टमेंट से निकाल दिया। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। ना मेरे पास नौकरी थी, ना कोई चीज। मेरी जिंदगी में अंधेरी रात छा गई थी। एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। जो कुछ मेरे पास था वो अब नहीं रहा था। एक वक्त था जब मेरे पास सब कुछ था। अब मैं खाली हाथ खड़ा था। मैंने याद किया कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सोने की अंगूठी बनवाई थी। उसी को बेचकर मैंने वापसी के टिकट का इंतजाम किया था और अपने देश वापस आ गया। मैंने सोचा अपना देश तो अपना ही होता है, किसी धर्मशाला में रह लूंगा, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन दिल में वो दर्द और पछतावा छुपा नहीं था। लंदन की यादें, सोफिया के साथ गुजरे लम्हे, जिंदगी के हसीन दिन, और अब जो खालीपन पैदा हुआ था वो मेरी रूह पर भारी था। मैंने महसूस किया कि ऊंचाई के बाद गिरावट भी आती है। मैंने वो ऊंचाई देखी थी और अब गिरावट भी थी। मेरे पास जो बचत थी वो पहले ही खत्म हो चुकी थी। मैं किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं जा सकता था, और घर के बाहर भी सब चीजें मेरे हाथ से निकल चुकी थी। लेकिन मैंने जो पढ़ाई की थी, जो बाहर की डिग्री थी, जो पढ़ाने का तजुर्बा था, उसी की वजह से मुझे एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल गई। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन बस इतने में गुजारा करना था। यही मेरी जिंदगी की सच्चाई थी। मैं हर दिन सुबह उठकर स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता, लेकिन दिल में वो खालीपन, वो कड़वाहट, वो पछतावा हमेशा मौजूद रहता था। मैंने महसूस किया ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपनी माँ की कदर नहीं की थी। मैंने झूठ बोला था,
अपनी माँ से मैंने वादे नहीं निभाए और उसके नतीजे में सब कुछ खत्म हो गया था। मैं क्लासरूम में बैठकर बच्चों को पढ़ाता और अंदर से हर लम्हा सोचता कि जो कुछ हुआ वो सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ। मैंने अपने दिल में बार बार सोचा, अगर मैंने माँ का सम्मान किया होता, अगर मैं झूठ ना बोलता, अगर मैं वादों को निभाता, तो शायद आज ये सब कुछ ना होता। मैंने अपने अंदर एक तरह की बेचैनी महसूस की, एक अंदरूनी गुस्सा और जलन जो हर लम्हा मुझे अपनी गलतियों की याद दिलाती थी। मैं छोटे स्कूल में नौकरी करते हुए हर दिन गुजारने की कोशिश करता, लेकिन दिल में वो खालीपन, वो दर्द और वो एहसास कि सब कुछ खो दिया गया है, हमेशा मौजूद रहता था। मैंने सोचा अगर मेरी माँ जिंदा होती तो ये सब कुछ ना होता। मैं अपने अंदर बार बार कहता कि यही मेरी गलती थी, कि मैंने अपनी माँ की कदर नहीं की और आज मुझे उसकी सजा मिल रही है। यहाँ की औरतों के खिलाफ था मैं, लेकिन आज ये बात समझ आ गई कि मर्द जितना भी बुरा हो, यहाँ की औरतें उसके साथ गुजारा करती हैं। उसकी बेवफाई के बाद भी, दूसरी शादी के बाद भी, खर्चा ना देने के बाद भी उसके साथ रहती हैं। लेकिन मेरी बीवी सोफिया ने तो मेरे साथ बेवफाई करके सारे रिश्ते अलग कर लिए और मुझे कहीं का न छोड़ा। अब वो मेरी यादों में रह गई थी। मैं उसके साथ परिवार शुरू करना चाहता था, लेकिन वो मुझे समझ ही ना सकी। और बात ये थी कि वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। इसीलिए उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने मुझे एक भी मौका नहीं दिया। शायद वो लोग नहीं पछताते और हम सारी जिंदगी पछताते रहते हैं। दिक्कत ये भी थी कि मैं कमाने निकला था, शादी करके औरत का खर्च उठा सकूं, उसके साथ एक घर बना सकूं, एक ठीक ठाक जिंदगी बसा सकूं। लेकिन मैं ये न समझ सका कि घर सिर्फ पैसों से नहीं बनता। घर माँ की दुआ से बनता है, माँ की मौजूदगी से बनता है, और जब वही ना रहे तो सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं रहता। अब मेरी जिंदगी का एक रूटीन बन गई है। हफ्ते में एक बार जरूर शमशान जाता हूँ। सुबह सवेरे जब वहां पर खामोशी होती है, हल्की सी हवा चल रही होती है, पेड़ों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे होते हैं और परिंदों की हल्की आवाजें माहौल में गूंज रही होती हैं, मैं जाकर उस जगह के पास बैठ जाता हूँ। मिट्टी को हाथ लगाता हूँ, देर तक खामोश रहता हूँ, जैसे शब्द साथ छोड़ गए हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं रोता हूँ, माँ से बातें करता हूँ और कहता हूँ, माँ, एक बार सपने में आ जाओ, मुझसे बात कर लो, मुझे कुछ कह दो, मुझे डांट लो, मुझे सुना दो, लेकिन मुझे नजर आ जाओ। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि वो मेरे सपने में आ जाएं, मुझसे बात कर लें, मैं उनसे माफी मांग लूं, लेकिन वो मेरे सपने में नहीं आती। हर रात मैं इसी उम्मीद के साथ सोता हूँ, शायद आज वो आएंगी, लेकिन हर सुबह खाली आंखों के साथ उठता हूँ। दिल और ज्यादा भारी हो जाता है। मुझे लगता है वो मुझसे नाराज है और ये नाराजी सिर्फ इस दुनिया तक नहीं रहेगी, बल्कि अगले जन्म में भी मेरे साथ रहेगी। मैं अक्सर सोचता हूँ, मैंने क्या खोया और किसके बदले में खोया। एक माँ जो हर हाल में मेरे साथ थी, जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, जिसने अपने हिस्से की खुशियां कुर्बान की, मैंने उसी को तनहा छोड़ दिया। मैंने उसके दिल को दुखाया, उसके इंतजार को मजाक बना दिया और आज मैं खुद उसी इंतजार में जल रहा हूँ कि वो एक बार आ जाए, एक बार बात कर ले। मुझे एहसास अब पूरी तरह से हो चुका है। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और अब इसका कोई इलाज नहीं है। ना मैं वक्त को वापस ला सकता हूँ, ना उन लम्हों को बदल सकता हूँ। अब सिर्फ पछतावा है और एक लंबी सजा है जो हर दिन मेरे साथ चलती है। मुझे ये भी डर लगता है, अगले जन्म में क्या होगा। वहां मुझे भगवान के सामने जवाब देना होगा, और मैं क्या जवाब दूंगा। मैंने अपनी माँ के साथ क्या किया, मैं उसके सामने कैसे खड़ा होऊंगा, ये सोच कर ही मेरा दिल कांप जाता है। आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि वहां मुझे सजा ना मिले। यहाँ तो मेरी जिंदगी ही सजा बन गई है। मैं हर दिन जीता हूँ, लेकिन अंदर से टूटा हुआ हूँ, और यही मेरी हकीकत है। दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप की कदर और उनके त्याग को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा और करियर सब कुछ नहीं होते। झूठ और घमंड इंसान को धीरे धीरे अपनों से दूर कर देते हैं, और जब तक इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। सच्ची सफलता वही है जिसमें अपने परिवार की खुशियां और आशीर्वाद साथ हो, वरना अकेले मिली कामयाबी भी अंत में दुख और पछतावे में बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका मकसद किसी व्यक्ति, स्थान या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। यदि किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई समानता होती है तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। इस कहानी का उद्देश्य केवल दर्शकों को जीवन की महत्वपूर्ण सीख और रिश्तों की अहमियत को समझाना है। धन्यवाद।